Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 7, that is evolution of class 12th NCERT, and this is the part 2 video. Part 1 में हमने question number 6 तक complete कर लिया है. Now question number 7, p plus q का whole square is equals to p square plus 2pq is equals to q square is equals to 1. तो ये 1 क्यों लिखा है? क्योंकि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है तो सबका सम टोटल कितना होता है 1. कितनी एलिलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी है p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1. तो ये आपका किस में पढ़ते हो आप? ये पढ़ते हो आप हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में. हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में आप ये चीज पढ़ते हो. ये क्या है? ये एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है. हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का अगर हम कंडीशंस देखें, यानी कौन कौन सा कंडीशन होता है, तो पॉपुलेशन जो है वो आपका लार्ज होना चाहिए. ओके, पॉपुलेशन पहला कंडीशन यही है कि पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए. दूसरा इसका कंडीशन कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो वेरिएशन हो जाएगा, तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए. तीसरा इसका जो कंडीशन है दैट इज रैंडम मेटिंग. मेटिंग जो है वो रैंडम होनी चाहिए. आप आर्टिफिशियली किसी से या किसी भी तरीके से ब्रीडिंग नहीं होगी, रैंडम मेटिंग होगी जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा. एंड एवरी इंडिविजुअल शुड रीच रिप्रोडक्टिव एज. Every individual should reach reproductive age. हर इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचना है और उसके बाद वो रैंडम मेटिंग करेगा. कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए. पॉपुलेशन बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन छोटी होगी तो वो हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो ये आपके कुछ कंडीशंस हैं जो फेवर करते हैं हार्डी वेनबर्ग को. कुछ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो म्यूटेशन हो जाएगा तो फैक्टर्स अफेक्ट करेगा इसको. जीन माइग्रेशन हो जाएगा तो अफेक्ट करेगा, या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा तो अफेक्ट करेगा. ये सारे कंडीशंस एंड फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किसकी बात की? यहाँ पे मैंने बात की पॉपुलेशन की. किसकी बात की है? पॉपुलेशन की. तो हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में हम बात करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की. तो 7 का ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ. अब देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आपको नॉर्मली पता है, अपने 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो कि एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट हम लोग अपने बॉडी में, हम अगर एंटीबायोटिक कोई दवाई खा रहे हैं तो किसके अगेंस्ट में खाते हैं? हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ही खाते हैं. और अगर वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाए तो हम कितने भी वो दवाई खाते रहे, वो बैक्टीरिया तो मरने वाला नहीं है. ठीक है, तो नॉर्मली देखिए क्या होता है कि हर इंडिविजुअल में ना कुछ वेरिएशंस होते हैं. हर इंडिविजुअल में कुछ वेरिएशंस होते हैं. वेरिएशंस कैसे होते हैं? वेरिएशंस होते हैं म्यूटेशन से. ठीक है, तो यानी कि म्यूटेशन से चेंज इन एनवायरनमेंट. तो जब एनवायरनमेंट में चेंजमेंट होगा, कोई भी चेंज अगर एनवायरनमेंट में होता है, तो जो इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई इंसेक्ट है, कोई भी चीज है, तो वो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो कुछ इंडिविजुअल तो उस चेंज एनवायरनमेंट से मर जाएंगे, क्योंकि वो चेंज इन एनवायरनमेंट को फेवर ही नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे उसके हिसाब से. लेकिन कुछ जो है वो अडेप्ट कर जाएंगे इसको, और जो इसको अडेप्ट कर जाएंगे वो इस चेंज इन एनवायरनमेंट के लिए हो जाएंगे रेजिस्टेंट. यानी कि अब ऐसा एनवायरनमेंट जो अभी आया है, अगर ऐसा एनवायरनमेंट दोबारा आएगा तो ऐसे वाले बैक्टीरिया को कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो ग्रो करेंगे. अब ये जो रेजिस्टेंट हो गए हैं ना, नेचर इनको सेलेक्ट कर लेता है. तो यहाँ पे हो जाता है नेचुरल सिलेक्शन. ओके, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया इसको. जब नेचर ने सेलेक्ट कर लिया इसको, तो इसका मतलब ये सरवाइव करेगा. अब जब ये सरवाइव करेगा तो ये उतनी ही तेजी से फिर रिप्रोड्यूस भी करने लगेगा, यानी कि इसका जो नंबर है वो भी बढ़ने लगेगा. ओके, एंड इसका ये जो रेजिस्टेंट फीचर है, यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है रेजिस्टेंट वाली, वो ये अपने सारे के सारे जनरेशन में इसको प्रोवाइड भी करेगा. तो यानी कि अगर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वाला जो ये अपीयरेंस है, ये क्या होता है? ये प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन, कोई एक वेरिएशन ऑलरेडी उस इंडिविजुअल में होता है, जिसके वजह से उस पॉपुलेशन के उस इंडिविजुअल में होता है, जिसके वजह से वो इस चेंज इन एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है और रेजिस्टेंट हो पा रहा है. ठीक है, तो 8 का सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ shows that life forms had a trend of moving. ट्रेंड किस तरफ चल रहा है? देखिए, अब यहाँ पे ब्रायोफाइट से इन्होंने स्टार्ट किया, मैं एल्गी से स्टार्ट कर देती हूँ.
एल्गी में क्या होता है, एल्गी पूरी तरीके से पानी में, यानी कि उसको मॉइस्चर ही चाहिए, बिना पानी के वो ग्रो नहीं कर सकती, बिना पानी के उसका कोई भी काम नहीं होगा। ब्रायोफाइटा थोड़ा सा ये लैंड और थोड़ा सा आपका वाटर दोनों के बीच का है, इसलिए इसको हम एम्फीबियंस भी कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वो कौन है, ब्रायोफाइट्स। ओके, आफ्टर ब्रायोफाइट्स आपके आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में वास्कुलर सिस्टम धीरे धीरे बनने लगता है, धीरे धीरे वो लैंड पे डेवलप होने लगता है। आप जितने भी फोन्स ये सब देख रहे हो, सब टेरिडोफाइट्स होते हैं। ना टेरिडोफाइट के बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जैसे साइकस स्पाइनस, ये पूरी तरीके से लैंड पे डेवलप, इनका कोई भी चीज, ना तो इनके सीड बनने के लिए, ना तो इनको ब्रीड करने के लिए किसी भी तरीके से इनको वाटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली रेस्पिरेशन सब चीज के लिए वाटर की जरूरत है, बट इनकी लाइफ का एक मेजर एक्सटेंट जो एक मेजर एरिया जो है वो इनका वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो जिम्नोस्पर्म के बाद आते हैं आपके एंजियोस्पर्म, जो पूरी तरीके से लैंड पे रहते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे वाटर से हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, वाटर से हम मूव कर रहे हैं लैंड की तरफ, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 9 का डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व। विविपैरिटी को ज्यादा इवॉल्व क्यों कहते हैं? एक होता है विविपैरस, एक होता है ओविपैरस। ओके, विविपैरस वो होता है जो कि यंग वंस को डेवलप करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और ओविपैरस वो होते हैं जो अंडे पैदा करते हैं, जो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे आपके फिशेज, सॉरी आपके बर्ड्स हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, इवन फिशेज भी, तो ये सब जो है ओविपेरस है। विविपेरस में आपके ह्यूमंस आ गए, ठीक है। ये सब आपके विविपेरस। अगर हम मैमल्स में बात करें तो मैमल्स में एक दो है एक्सेप्शन, लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके मैमल्स हैं सब विविपेरस है। जैसे डक बिल, प्लेटिपस हो गया, इकेडना, ये सब एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब ये जो विविपैरिटी है ये इवॉल्व क्यों मानी जाती है? क्योंकि विविपैरिटी में यंग वन जो है वो पहले तो किधर रहेगा, वो पहले मदर के वॉर्म में रहेगा, मदर वॉर्म में। मदर के वॉर्म में उसको आराम से सिक्योरिटी मिलेगा, यानी कि वहां पे भी उसको उसका सर्वाइवल रेट वहां भी बढ़ गया, पूरी तरीके से उसको सिक्योरिटी मिल रही है, कोई उसको खा नहीं सकता, एकदम मदर की वॉर्म में उसको सारी चीजें, खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, वेस्ट जो भी है वो एक्सक्रीट कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मदर के वॉर्म से जब वो बाहर एनवायरमेंट में आया, उस एनवायरमेंट में भी मदर जो है उसको पूरी तरीके से सिक्योर कर रही है, यानी कि पेरेंटल केयर जो है यहाँ भी पूरा हो रहा है, पेरेंटल केयर। तो ये जो पेरेंटल केयर है काफी इवॉल्व कैरेक्टर है, और उसी तरीके से विविपैरिटी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर बॉडी, जिसको हम कह रहे हैं वोम, एंड आर लुक्ड आफ्टर, दे आर बोर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। लेकिन ओविपेरस में देखिए, अंडे पैदा कर रहे हैं या लार्वा जो बन रहा है उनसे, वो सब चीजों में, जैसे आप हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग जो है वो क्या करते हैं, वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और एग्स के बाद उसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। अब ये जो लार्वा है, लार्वे का नाम क्या है, टैडपोल लार्वा। अब ये टैडपोल लार्वा कहाँ है, इसका लाइफ कहाँ है, ये पानी के अंदर रहता है ना, पानी में रहता है, इसका सारा का सारा काम जो है पानी में हो रहा है। अब पानी में रह रहा है तो इसका सर्वाइवल रेट बहुत कम है पानी में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उससे बड़ी बड़ी फिशेज हैं जो उसको खा सकती हैं, टैडपोल लार्वा को। वो अपना बचाव नहीं कर सकता क्योंकि बहुत डेलिकेट है। फिर टैडपोल लार्वा अगर, अब देखिए जो फ्रॉग की जो ये एग्स रिलीज किए, यानी कि जो उसको जाइगोट बना और जब टैडपोल लार्वा बना, ये टैडपोल लार्वा लगभग कितने होंगे, ये होंगे 100 से 1000 के करीब। लेकिन मदर वॉर्म में एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को ग्रो कराया जाता है। तो यानी कि इसका सर्वाइवल रेट, इसका प्रोटेक्शन रेट, उसके बाद इसका जो बॉडी का डेवलपमेंट है, या फिर नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल है, सब कुछ एकदम सिक्योर रहता है। यहाँ पे 100 से 1000 इसीलिए वो प्रोड्यूस करते हैं कि कुछ अगर 10-15 बच जाएंगे तो वो जो है नेक्स्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टैडपोल लार्वा जो गलती से बच गए वो फ्रॉग बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ओविपेरस जो है वो थोड़ा सा प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और यंग वंस ज्यादा इवॉल्व कैरेक्टर है। सी इसका करेक्ट आंसर है 10 का। Now, क्वेश्चन नंबर 11, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल्स आपको देखिए लगभग सब में ही पाई जाती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पाई जाती है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली सब में नहीं होती। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, कोई लीफ है, कोई भी चीज है, वो सेडिमेंट्री रॉक में, मान लीजिए कोई रॉक है,
ठीक है, उसके ऊपर ये लीफ आ गई और उसको धीरे धीरे इसके ऊपर और मिट्टी जो है वो बनती चली गई, ये रॉक्स इसके ऊपर तब्दील होते चले गए, बनते चले गए, तो एक कंप्रेशन, इम्प्रेशन, ये सारी चीजें इस पर बन जाती है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो पूरी तरीके से फॉसिल्स होती हैं और वो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि पहले किस तरीके के एनिमल्स हुआ करते थे या पहले किस तरीके के फॉसिल्स हुआ करते आपके वेजिटेशन हुआ करते थे, वो सारी चीजें बताती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, वो इस तरीके से लेयरिंग बाय लेयरिंग, इसको आप कहते हो सेडिमेंट्री रॉक। किसी भी जैसे पहाड़ है, उसका जब कोई हिस्सा कट जाता है, ठीक है, तो उस कटे हुए हिस्से को अगर आप देखोगे तो आपको एग्जैक्ट लेयर दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो 10 के 11 में फॉसिल्स जो है वो जनरली आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द MN ब्लड ग्रुप, जो सबसे पहला क्वेश्चन था हार्डी-वेनबर्ग का, ये उसी का एक न्यूमेरिकल वर्जन है कि MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ M एंड N एलील्स कितना है, 0.7 और 0.3। तो M का कितना है 0.7 और N का कितना है वो है 0.3 रेस्पेक्टिवली। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप, MN का पूछा है पूरी तरीके से। अब देखिए हमने नॉर्मली क्या समझा है कि P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है हम मान लेते हैं कि P इज इक्वल्स टू M एंड Q इज इक्वल्स टू N। P क्या है, ये डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट होता है, एक आपका रेसेसिव होता है, आपको पता है, ये आपका रेसेसिव है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि P स्क्वायर जो है वो क्या है आपका 0.7, तो 0.7 ये भी, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। उसी तरीके से Q का स्क्वायर क्या है 0.3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है 0.49 और ये हो जाएगा 0.09। इसको हम लोग इसमें रख देते हैं, इसी फॉर्मूला में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर, आपको अगर रखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो 0.49 प्लस 2PQ प्लस 0.09 इज इक्वल्स टू 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका 0.49 है और 0.09 है, इसको हम प्लस कर देंगे, तो 2PQ प्लस 0.58 इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो है इस तरफ चला जाएगा, तो 2PQ इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.58 और आंसर आ जाएगा आपका 2PQ इज इक्वल्स टू 0.42। अब 0.42 है, ये परसेंटेज के फॉर्म में इन्होंने पूछा है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42%। ठीक है, इन्होंने ये आपको बताया पॉइंट में, आप परसेंट में निकालोगे तो इसको डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका जो है 42% में हो जाएगा कन्वर्ट। तो 12 का A जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसी तरीके से आपको अगर पूछा जाए कि P का कितना है या Q का कितना है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2PQ इज इक्वल टू कितना है 0.42, तो PQ इज इक्वल टू कितना है 0.42 अपॉन 2, कितना होगा 0.21, तो 0.21 आपका P और 0.21 आपका Q, इस तरीके से आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो है 42% वो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो यहां तक सिर्फ पूछा था जिन्होंने। ओके, सो यहीं तक आज के लिए, थैंक यू।